हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, ये बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट यानी मधेपुरा और आलमनगर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्हें बिहार के चुनावी हालात की पल पल की खबर है। मुकेश जी, मधेपुरा पहली चुनावी तस्वीर। लालू का एमओआई फैक्टर सबसे ज्यादा कहीं काम करेगा तो वो मधेपुरा में करेगा, पर इस एमओआई फैक्टर में पप्पू फैक्टर आके ऐड हो गया है। तो अब है कि एमओआई फैक्टर यदि कंप्लीट इंटैक्ट रहा राजद के साथ तो गठबंधन का सीधा सीधा फायदा है, पर यदि पप्पू फैक्टर काम कर गया और पप्पू ने कुछ वोट बटोर लिए तो फिर मुझे लगता है गठबंधन घाटे में जाएगी। बहुत उर्वर भूमि है यादवों की, जो यादव सियासत के बड़े सूरमा हैं। लालू यादव हों, शरद यादव हों, पप्पू यादव हों, उनकी कर्म भूमि रही है कहीं ना कहीं मधेपुरा। वो कनेक्शन क्या है? 90 के दशक में जब मंडल का ये हुआ तो जो जातीय समीकरण थे वो थोड़े चेंज हुए और उसमें अग्री जाति थोड़ी पीछे छूट गई और जो मध्यम जातियां थी वो आगे आए। उनमें यादव सबसे ज्यादा नंबर में थे, तो वो नंबर में होने के कारण इनके यहां से लीडरशिप भी ज्यादा निकली और चुनावों में इन्हें सफलताएं भी ज्यादा मिली। तो अब है कि मधेपुरा एक ऐसा जिला है जहां पे आपको बाहुतल्य यादवों का बहुत, और उसमें क्या किया, ये जो आडवाणी जी का फिर एक वो जो मंदिर मूवमेंट चला और उस मंदिर मूवमेंट के बहाने से लालू जी ने जो मुस्लिम वोटों के ऊपर अपनी नजर गड़ाई और काबिज किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उनके अपने जाति का समर्थन तो उनको था ही था, उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया। अब क्या हो रहा है कि शरद यादव हो या लालू यादव हो या पप्पू यादव हो, शुरुआत इनकी देखें तो आप एक ही पार्टी से होती है, और ये पप्पू यादव भी लालू यादव जी के साथ ही रहे और उनकी पार्टी में रहे, बीच बीच में मनमुटाव हुआ, फिर वापस आए, फिर आज मनमुटाव। यादवों के हुंकार को स्वर और समर्थन देने वाले मधेपुरा पर हम अपनी बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखरे में। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा संविधान के 99 संशोधन और एनजेएसी एक्ट को असंवैधानिक करार देने से शुक्रवार को सियासी हलके में कोहराम मचा रहा। सनद रहे कि इस एक्ट के द्वारा सरकार ने 22 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम को ही खत्म कर दिया था। फैसला आते ही मीडिया में भी हड़कंप मचा और मीडिया वाले पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल को फोन करने लगे। जब उनके फोन को रिसीव नहीं किया गया तो मीडिया वालों ने सिब्बल के घर के आगे डेरा डंडा डाल दिया। न्यूज चैनलों के ओबी वैन ने भी सिब्बल के घर के आगे पोजीशन ली। हैरान परेशान सिब्बल ने तब अखबार और चैनल के संपादकों को फोन कर उनसे कहा कि ये बिल उनके कानून मंत्री रहते पास नहीं हुआ था, चुनांचे इस बाबत रविशंकर प्रसाद की बाइट ली जाए। इसके बाद मीडिया वालों ने मौजूदा कानून मंत्री सदानंद गौड़ा से संपर्क साधा, क्योंकि तब तक रविशंकर प्रसाद भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहे थे। पर गौड़ा ने पत्रकारों से साफ कर दिया था कि जब तक उनकी बातचीत प्रधानमंत्री और सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से नहीं हो जाती, वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तब तक पत्रकारों को इस बात की भनक लग गई थी कि एनजेएसी एक्ट का पूरा मसौदा सरकार के उसी सर्वशक्तिमान मंत्री जी ने बनाया था, पर उनसे बयान देने को कौन कहे। खैर, इसी सर्वशक्तिमान ने पत्रकारों को इस पीड़ा से उबार लिया। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद से कहा कि वे मीडिया के सामने आकर सरकार का पक्ष रखें।
तब कहीं जाकर पत्रकारों को एक अदद बाइट नसीब हो सकी। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र की ओर। विगत वर्षों में बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र और इसकी धुरी है मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र। कभी शरद यादव तो कभी लालू यादव तो कभी पप्पू यादव समय समय पर यहां की राजनीति पर अपनी दखल का दावा करते रहे हैं ये लोग। विशिष्टता यह है कि सबने अपने वजूद से जोड़ा है इसे। बावजूद इसके क्षेत्र की तस्वीर साफ बयां करती है कि यहां जन सरोकारों को हमेशा नकारा गया है। सड़कों की हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव नगरीय इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। कूड़ा निष्पादन की कोई व्यवस्था काम करती नहीं दिखी। क्षेत्र की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेती किसानी की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। धान समय पर नहीं बिकता, बीज खाद महंगे दामों पर मिलते हैं जबकि उपज की सही कीमत नहीं मिलती। बाढ़ या आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हालत बद से बदतर हो जाते हैं। मुआवजा पाने के लिए किसानों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। सरकारी कामों की जरूरत से ज्यादा धीमी रफ्तार की चर्चा क्षेत्र में आम है। क्षेत्र के ज्यादातर अस्पताल बीमार हैं। सरोकार के मामलों में राजनीतिक नेतृत्व नदारद दिखता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहां राजनीति जाति के आधार पर होती आई है। इलाके में राजद और जदयू दो ध्रुव रहे हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद के चंद्रशेखर ने जदयू के रमेंद्र कुमार यादव रवि को हराकर इलाके को एक बार फिर लालटेन की लौ से रोशन किया। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से फिर से चंद्रशेखर ही मैदान में हैं, तो एनडीए की ओर से भाजपा के विजय कुमार यादव भाग आजमा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की तरफ से अशोक यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बहुत रोचक मुकाबला और पप्पू यादव ने आकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस बार के चुनाव का बता दूं कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं और जो राजद के कैंडिडेट हैं और जो पप्पू के कैंडिडेट हैं, अब इसमें तीन तरह की संभावनाएं निकलती और तीनों ही यादव हैं। हाँ, लालू को काउंटर करने के लिए राजपूतों के बाद सबसे ज्यादा कैंडिडेट भाजपा ने यादवों को दिया है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो अब उस हालात में क्या होने वाला है कि ये जो तीन यादव हैं तो नेचुरल वोट है नहीं भाजपा के यादव के पास। नेचुरल वोट पप्पू जी के पास है, नेचुरल वोट राजद के पास है। अब यह है कि यह शहमात का खेल होगा और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डायरेक्ट फाइट जो है वो पप्पू और लालू यादव के दो कैंडिडेट के बीच में हो जाए। तो क्या एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है? वो इवेंटली डिवाइड हुए तो मिलेगा, इवेंटली डिवाइड नहीं हुए मतलब बराबरी से दोनों बट गए, यादव बराबरी में बट गए तो एनडीए को फायदा मिलता दिखता है। यानी मधेपुरा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है इस दफे। मधेपुरा की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर। मधेपुरा में बीजेपी के विजय कुमार सिंह को 30,825 वोट मिले तो राजद के पप्पू यादव को 83,357 वोट, जदयू के शरद यादव को 53,771 वोट, तो बसपा के गुलजार कुमार को मात्र 3,844 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर आप लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो पप्पू यादव की लीड बहुत बड़ी रही। लीड बहुत रही, लेकिन शरद यादव का देखिए 53,000 वोट लेकर आए। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शरद यादव एक कद्दावर नेता है और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, उनके कारण उनको वोट मिल गया। तीन बड़े यादव नेता उस चुनाव में थे। एक तरह से लोकसभा में देखे तो लालू यादव, पप्पू यादव एक साथ थे और शरद यादव अकेले थे। तो तीन बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई थी वहां पे। तीन बड़े यादव नेताओं की जब लड़ाई हुई तो दो जब एक साथ थे तो उसी हिसाब से देखिए डिफरेंस भी वैसा ही है। मुकेश जी,
यादवों के बाद वो कौन सी जातियां हैं जो यहाँ के चुनाव में, यहाँ के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का मादा रखती है? देखिए, यादवों के अलावा जो प्रभावित करेंगी वो मुस्लिम वोट करेगा, और तीसरा है महादलित। तो अब है कि मुस्लिम वोट भाजपा को मिलना नहीं है, यादव वोट तीनों में बंट गया और तीनों में बराबर बंट गया, तो आपको क्या होना है कि मुस्लिम वोट भी बटेगा फिर उस हिसाब से, क्योंकि पप्पू के साथ मुसलमान भी जा रहा है। ऐसा नहीं है पप्पू जी के साथ मुसलमान नहीं जा रहे हैं। तो जब इस तरह का जो समीकरण है, तो महादलित जो है वो यदि रह गया राजद और जदयू महागठबंधन के साथ, और यादव डिवाइड भी हो गए, तो भी महागठबंधन का फायदा है। तो माना जाए मुकेश जी की जो पप्पू यादव की गिनती है, जो उनके खजाने में अगर सीटें जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के फायदे की बात है। उस तरह से तो है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि क्योंकि पप्पू जी जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाई और जिस तरह से उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री से मुलाकातें हुई, हाँ, और खिलाफत किया, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की वो खिलाफत करते हैं, तो चुनाव के बाद उनके पास ऑप्शन क्या बचता है फिर? और यदि सरकार बनती है और सरकार बनाने के नजदीक पहुंचती है एनडीए, तो पप्पू एक नेचुरल लड़ाई हो जाएंगे। मुकेश जी, मधेपुरा की अंतिम निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिखती है आपको? अंतिम निर्णायक चुनावी तस्वीर ये है कि यहाँ बहुत मजेदार होगा, और चुनाव इतना मजेदार होगा कि आप देखिएगा कि वेफर मार्जिन, एकदम छोटे से मार्जिन से तीनों में से कोई एक जीत जाएगा। मधेपुरा का चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और बेहद मामूली अंतर से जीत हार यहां तय होने वाली है। मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है मधेपुरा की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। यहाँ यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी शिक्षा की व्यवस्था बहुत लचर है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो फाइलों में ही सिमट कर रह जाती हैं। अब विदा है तो जे सर जाय छे अपन लै छै कुर्सी बैठे छे ने, जनता के बिसर जाय छे, हमरा के तो वही नर लोग में रहे छिए, तो हमरा के कोन पहले हमरा शौचालय चाहिए, तब देवाल चाहिए। बाहर लेटरिंग वेटरिंग करे छे, बाल बच्चा जाय छे, वैसे बीमारी फैले छे। मोदी जी का कहना था से पहले शौचालय तब देवाल। तो मेरे गांव में कुछ नहीं है, हम लोग को गरीबी है, तो बात शौचालय चाहिए, तो हम लोग कहीं बाहर भीतर जाते हैं, लेडीज है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो रोड है वो गड्ढे में रोड है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब काफी दिन से हमारा रोड ऐसे ही गड्ढे में है, कोई सुनवाई नहीं है। की बार जो आंधी तूफान आया उसमें टोटल मकई गिर गया, एक भी मुआवजा नहीं मिला है। 5 साल से सड़क पे बस सोलिंग मिट्टी हो गया है और अभी तक सड़क नहीं बना है। जो भी यहाँ आम नागरिक है उनके लिए ना ही कुछ वो कर रहे हैं, ना ही सोच रहे हैं, ना ही कुछ देख रहे हैं। अभी यहाँ पर खड़े हैं, गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से सर, अभी आपके शरीर पर कीचड़ पड़ जाएगा सर। धान किसान का जो समय पर नहीं बिकता है। महंगाई तो बहुत हो रही है, आधा तो 100 रुपया तो सब्जी का रोज खुराक है। ये युवाओं को जो है सिर्फ धोखा देने का काम किया। सड़कों पर पानी नहीं बल्कि सड़क पर पानी हर जगह लगा हुआ है, हर जगह नाला का व्यवस्था फैला हुआ है, और गंदगी यहाँ मधेपुरा गंदगी का अंबार है। किसान का ऐसा समस्या है ना, इतना बुरी तरह है, आज तक कोई फसल मुआवजा नहीं मिला है। युवा को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, और दूसरा बात है कि यहाँ तो विकास के नाम पे ठगा जा रहा है। कोई विधायक हो या कोई नेता हो, ये सब तो फालतू का ऐसे कहता है और कुछ करता नहीं है। बिजली का समस्या बार बार रहता है। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे आलमनगर विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं आलमनगर विधानसभा के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, आलमनगर पहली चुनावी तस्वीर। आलमनगर देखिए, साफ साफ है कि यहाँ मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे परसेंटेज में है, और यादव भी हैं, महादलित भी हैं यहाँ पे जो डिसाइसिव वोटर्स हैं। तो ये एक्सटेंशन है, एक तरह से आप देखें तो मधेपुरा का एक्सटेंशन है, लेकिन यादवों से और महादलित से ज़्यादा संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पे। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो भी एक है कि वो नंबर बढ़ाता है।
अब होता क्या है कि किसने कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो मुझे लग रहा है चूंकि नीतीश बाबू की सरकार रही है और गठबंधन की सरकार ने पिछले 10 साल में भाजपा के होने के बावजूद भी एक वोट बैंक की तरह तो उनको डेवलप किया गया है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि यहां आलमनगर में ये महागठबंधन के फेवर में जा सकता है। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की ताजा चुनावी तस्वीर। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाला आलमनगर विधानसभा क्षेत्र एक कस्बाई इलाका है। इलाके का मुख्य बाजार बदहाली की मार झेल रहा है। जल जमाव की समस्या यहां के आम नागरिकों को परेशान करती है। व्यापारिक वर्ग इससे बुरी तरह प्रभावित है। उनके अंदर काफी आक्रोश दिखता है क्योंकि इसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ता है। इलाके की बड़ी आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण इलाकों की सबसे बड़ी समस्या आवागमन की है। क्षेत्र के कई इलाके अभी भी मुख्य शहर से कटे हुए हैं। कच्चे रास्तों और पगडंडियों पर विकास की रफ्तार की कल्पना नहीं की जा सकती। जाहिर है इन इलाकों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच सकी है। गरीबों की एकमात्र इच्छा बेहतर शिक्षा भी उन्हें ठीक तरह से मयसर नहीं हुई है। गांव में फैली गंदगी बच्चों की बीमारियों की मुख्य वजह बनती रही है। लेकिन क्षेत्र के लिए प्रस्तावित एक बड़े अस्पताल का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जमीन मिल चुकी है लेकिन राजनीतिक चेतना के अभाव ने सिस्टम को शिथिल कर रखा है। राजनीतिक रूप से क्षेत्र पर जदयू की पकड़ कही जा सकती है। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे नरेंद्र नारायण यादव ने लगातार तीर की रफ्तार बनाए रखी है। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की लवली आनंद को भारी बहुमत से हराया था। राजपूतों की एक बड़ी आबादी है यहाँ पर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको मैंने जो कहा ना, जदयू का जो दबदबा है वो मुसलमान वोट के कारण है। और मैं आपको कह रहा हूं कि वो भाजपा के बावजूद भी यहां पे जिस तरह से पोषित और समर्थन और उनको प्रोटेक्शन दिया है नीतीश बाबू की सरकार ने, उसका ही नतीजा है कि जदयू का दबदबा बना हुआ है। इस बार के चुनाव में यहां महागठबंधन की ओर से एक बार फिर नरेंद्र नारायण मैदान में हैं तो एनडीए की तरफ से लोजपा के चंदन सिंह ताल ठोक रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के जनाधिकार पार्टी से जयप्रकाश नारायण सिंह बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो पप्पू यादव की पार्टी से मैदान में डटे हैं, इनको महागठबंधन की ओर से बिहारीगंज से टिकट मिलने का वायदा हुआ था। जब उनको वहां निराशा हाथ लगी तो वो यहां से मैदान में आ गए आलमनगर से। वो सब जो लड़ाई झगड़ा और ये सब है वो टिकट बंटने के टाइम का है और वो हो गया। अब तो मैदान में साफ है कि ये 3 कैंडिडेट मैदान में जुटे हैं। आप इन तीनों कैंडिडेट्स में देखिए, 2 राजपूत हैं और 1 यादव है। तो अब इस हालात में जदयू का दबदबा रहा है और जदयू और राजद का नेचुरल अलाई है मुस्लिम वोट। यादव समर्थन मिलता है तो राजपूत और कुछ और जो बची हुई जातियां हैं यदि समर्थन भी करती हैं तब भी मुझे नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन के लिए कोई स्कोप है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आलमनगर विधानसभा सीट की तस्वीर पर। आलमनगर में बीजेपी के विजय कुमार सिंह को 49,742 वोट मिले तो राजद के पप्पू यादव को 44,732 वोट मिले। जदयू के शरद यादव को 69,141 तो बसपा के गुलजार कुमार को मात्र 3,709 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। आलमनगर की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिखती है आपको? देखिए, आलमनगर की जो निर्णायक तस्वीर है, मुझे लग रहा है कि जनाधिकार पार्टी और महागठबंधन के बीच की लड़ाई बनेगी। यहाँ पे हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है आलमनगर के वोटरों की राय जानने की। आइए देखते हैं उनकी राय शुमारी। बाढ़ के वजह से यहाँ पर भारी तबाही होता है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी यहाँ नहीं मिल पाता है। महंगाई कुछ नहीं कंट्रोल हुआ है, सरसाई इतना बढ़ गया है जो जनता को कोई सुनवाई नहीं होता है। रोज तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अलकतरा वगैरह पर भी नहीं किया है। अभी बाजार में रहने वाले जो व्यवसायी हैं उनको जो है दुकानदारी करने में पानी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतदारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हरदम पानी जमा रहता है 12 माह,
रोड की सुविधा नहीं है, बिजली जो है आए हुए हैं वो अभी सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। अभी तक रोड और सही से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बिजली ऊपर आपूर्ति हुए अभी तक वो बिजली नहीं अच्छी तरह से मिल पा रही है। इस गांव में कुछ नहीं व्यवस्था है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं यहाँ पर लेटरिन बाथरूम है। हम लोग को कीचड़ में चलते हैं, बैठक पानी है। हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में ना ही कभी मतलब डॉक्टर देखे और ना ही कभी कोई दवाई देते हुए देखे। बार बार सरकार आता है, बार बार कुछ से कुछ बोल के चला जाता है, कुछ होता नहीं है। लेटरिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। पेपर पर विकास हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन जो है कि यहाँ कोई विकास हम लोग आंख से नहीं देख रहे हैं। हम लोग यहाँ को कचरा रहता है तो उसको फेंकने लौटाने वाला नहीं है सर। नहीं सड़क ठीक है, नहीं पुलिया ठीक है, नहीं बिजली है, नहीं नहर है, नहीं पानी है, कहीं कुछ नहीं है। बिजली तो नहीं है, रोड तो कुछ भी नहीं है। एक तो रोड को अथी किया है, उखाड़ पुखाड़ करके हटा दिया और कुछ इतना। सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, शिक्षा तो समाप्त हो गया बिहार से। यहाँ पे एडिशनल PSC स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं हुआ है, बिल्डिंग नहीं बना है, कुछ नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आज बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज के एपिसोड में हम 2 विधानसभा सीटों के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। पहली पटना साहिब की दीघा सीट है और दूसरी मुजफ्फरपुर की गाय घाट सीट। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को सवार, चुन ले